ये बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज और दुनिया का सबसे लग्जरियस जहाज कहलाता था, जो कि बाहर से दिखने में किसी बड़े जहाज की तरह था और अंदर से दिखने में किसी बड़े 5 स्टार होटल की तरह। और जबकि इस जहाज पे तो 1200 दिन की मेहनत लगी, मगर फिर भी ये 2 घंटे में पानी में डूब गया। जबकि इस जहाज का तो उस दिन पहला सफर था और ये अपने पहले सफर में ही डूब गया। ये जहाज तो एक अनसिंकेबल जहाज कहलाता था, कभी ना डूबने वाला जहाज आखिर किन गलतियों की वजह से डूबा। क्या टाइटैनिक को उस दिन कोई समुद्री तूफान या किसी आइसबर्ग का सामना करना पड़ गया था? आखिर जब 70 साल की मेहनत के बाद 1985 में रॉबर्ट बलार्ड को समुद्री तह से लगा हुआ टाइटैनिक का बचा हुआ मलबा मिला तो वो हैरान क्यों रहे? तो चलें आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। तो बात है टाइटैनिक, जो कि एक ब्रिटिश ओशियन लाइनर था जिसका नाम आरएमएस टाइटैनिक रखा गया, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर एस्टिमेट अराउंड 2240 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिसकी एक्साइटमेंट हर उस शख्स को थी जो कि टाइटैनिक पर सफर कर रहा था और हर उस शख्स को जो कि इसकी आलीशान बनावट को देखने के लिए दूर दूर से लाखों लोग आए हुए थे। जबकि सब लोग टाइटैनिक का सफर करने के लिए बेताब थे और खुशी खुशी अपने सफ़र पर जाने के लिए तैयार। हत्ता कि जहां टाइटैनिक ने जाना था, यानी कि न्यूयॉर्क, जो कि टाइटैनिक की आखिरी मंजिल थी, वहां पर लोग अपने अपने लोगों का हज़ारों की तादाद से इंतज़ार कर रहे थे, मगर टाइटैनिक अपने आधे सफ़र में ही डूब गया। इस जहाज़ ने अपना पहला सफ़र इंग्लैंड से स्टार्ट किया, जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। इस जहाज़ में बड़े से बड़े बिजनेसमैन से लेकर एक्टर, पॉलिटिकल, इमिग्रेंट्स लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक का सफ़र करने के लिए डॉलर्स में पे किया था। यानी अगर पाकिस्तानी हिसाब से देखा जाए तो वो लाखों रुपए बनते हैं। और उस जहाज़ में बहुत से ऐसे लोग थे जो कि बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे और इस जहाज़ को देखने के लिए दूर दूर से लाखों लोग आए हुए थे, इसकी रवानगी और इसकी बनावट को देखने के लिए, जिस जहाज़ का दूसरा नाम अनसिंकेबल रखा गया और नंबर से इस जहाज़ को 401 नाम से जाना जाता था, जिसको वाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। बताया ऐसा जाता है कि ये उस जमाने का ही नहीं बल्कि आज के जमाने में किसी भी 5 स्टार होटल को पीछे छोड़ सकता है। ये जहाज बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत लगता था, उससे कहीं ज्यादा इसको अंदर से डिजाइन किया गया था, क्योंकि इस जहाज के अंदर फर्स्ट क्लास अकोमोडेशन, लग्जरीज, जिम, बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, स्विमिंग पूल, स्क्वॉश कोच, लाइब्रेरी और भी बहुत कुछ मौजूद था। आप ऐसा समझ लें टाइटैनिक एक चलता फिरता 5 स्टार होटल की तरह था, जिसमें हर तरह की लग्जरीज और फैसिलिटीज मौजूद थी। अगर इस जहाज की ऊंचाई और चौड़ाई के बारे में बात की जाए तो वो किसी 5 से 8 मंजिला बिल्डिंग से कम ना थी, जिसकी लेंथ बताई जाती है 269 मीटर और ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो 50 मीटर से भी कहीं ज़्यादा, जिसको वाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। और इस कंपनी को 400 से भी ज़्यादा शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था और इस कंपनी ने ये कमिटमेंट की थी कि ये जहाज़ एक अनसिंकेबल जहाज़ है, कभी ना डूबने वाला जहाज़। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और इसे कंप्लीट होने में तकरीबन 3 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगा और 2000 से भी ज़्यादा वर्कर्स की मेहनत के बाद इसे तैयार कर लिया गया। इस जहाज़ को बनाने में आज के दौर में तकरीबन 400 मिलियन से डॉलर से भी ज़्यादा का खर्चा आया था, जिसको 50 से 60 साल एक्सपीरियंस रखने वाले चीफ कैप्टन जॉन स्मिथ ऑपरेट कर रहे थे, अलॉन्ग विद देयर ऑफिसर्स एंड क्रू मेंबर्स। बट ऐसा क्या हुआ कि कैप्टन को भी वो गलतियाँ नज़र नहीं आई। फिर आखिर वो दिन आ ही जाता है जब टाइटैनिक अपने सफ़र पर निकल जाता है। कैप्टन स्मिथ को कंपनी से मिली हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये सफ़र सिर्फ 6 दिनों में पूरा करना था, जबकि इंग्लैंड से अमेरिका का सफ़र 8 दिनों का था। कंपनी से मिली हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कैप्टन जहाज़ की स्पीड 40 किलोमीटर पर सेट करवा देते हैं, जो कि टाइटैनिक की सबसे बड़ी और पहली गलती थी। ऐसे ही टाइटैनिक अपने पोर्ट से बहुत आगे निकल जाता है। ऐसे ही अपने सफ़र में निकलने के 2 दिन बाद टाइटैनिक को रेडियो स्टेशन के ज़रिए आइसबर्ग की पहली वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है और उसी रात अटलांटिक ओशियन पर और भी जहाज़ मौजूद थे जहां से टाइटैनिक को वार्निंग रिसीव हो रही थी। फिर यूं ही टाइटैनिक वार्निंग रिसीव करके उन डेंजरस रास्तों पर जाने से अवॉइड करता है और अपने रास्ते 2 दफ़ा तब्दील कर लेता है।
और फिर ऐसे ही रात ज़्यादा हो जाती है, मगर टाइटैनिक अपनी 40 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है। फिर टाइटैनिक को 7 और आइसबर्ग वार्निंग्स मिलती हैं, मगर टाइटैनिक के पहले सफ़र में सब बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं, जिस वजह से वार्निंग वो रिसीव नहीं कर पाते, जो कि टाइटैनिक की दूसरी गलती थी। और ऐसे ही धीरे धीरे रात ज़्यादा हो जाती है, और उस रात के बारे में ये कहा जाता है कि वो रात बिना चांद के रात थी। और उस रात टाइटैनिक के अलावा अटलांटिक ओशियन पर दूर दूर तक कोई जहाज़ नज़र नहीं आ रहा था, और दो गलतियां तो ऑलरेडी हो चुकी थी, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान था टाइटैनिक का। लेकिन जहाज़ को अभी भी बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज़ में मौजूद पहरेदार लुकआउट पॉइंट पर बैठ के अपनी ड्यूटी पर अलर्ट थे, और जहाँ जहाँ तक पहरेदारों की नज़रें जा रही थी वो वहाँ टाइटैनिक के बीच में आने वाले हर एक चीज़ पर नज़र रखे हुए थे। मगर इतनी अंधेरी रात में ठंड की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम थी, और रात में होने वाली समुद्री ठंड की वजह से पहरेदारों ठंड का सामना नहीं कर पा रहे थे, और ठंडी समुद्री हवाओं की वजह से उनकी आंखों से पानी भी आ रहा था, और ना ही उनके पास कोई दूरबीन थी, जो कि टाइटैनिक की तीसरी गलती थी। फिर आखिर वो लम्हा आ ही जाता है जिन गलतियों की वजह से टाइटैनिक को पछताना पड़ता है। फिर होता कुछ यूं है कि जब अचानक से पहरेदार अपने सामने फुटबॉल ग्राउंड जितना आइसबर्ग दिखता है, तो वो फ़ौरन हैरान रह जाता है, और अचानक से फ़ोन मिलाकर नीचे बैठे हुए ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करता है। इतने में जब इस बात की खबर कैप्टन स्मिथ को एक ऑफिसर जाकर देता है, तो कैप्टन स्मिथ एक नॉर्मल बर्फ़ का पहाड़ समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 40 साल के एक्सपीरियंस में इतना बड़ा आइसबर्ग नहीं देखा था। फिर कैप्टन स्मिथ इस बात को सुनते ही इंजन रूम में इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो जहाज़ को लेफ़्ट की तरफ टर्न किया जाए, बट जब तक कि बहुत देर हो चुकी होती है, और टाइटैनिक का टकराव आइसबर्ग से जाकर हो जाता है। टाइटैनिक का टकराव राइट बो पर जाकर होता है आइसबर्ग से, मगर कैप्टन स्मिथ को अभी भी काफ़ी उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक का टकराव जिस आइसबर्ग से जाकर हुआ था वो समझ रहे थे कि टाइटैनिक बच जाएगी, मगर जहाज़ में जिन सेफ्टी फीचर्स का यूज़ किया गया था उसमें से पहली डबल लेयर्स हल का यूज़ किया गया था, मतलब डबल बॉडी लेयर्स का। अगर एक टूट भी जाती है तो दूसरी कवर कर ले, मगर रियलिटी इज़ दैट रिसर्चर्स का कहना ये है कि टाइटैनिक की बॉडी में जो रैबिट्स यूज़ की गई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की थी, जिस वजह से प्रेशर की टकराव की वजह से टाइटैनिक की बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाई और रैबिट्स खुल गए। इस खतरनाक टकराव की वजह से शिप्स के पैसेंजर्स को ही नहीं बल्कि शिप्स के ऑनर को भी हिलाकर रख दिया था। फिर कुछ ही देर बाद कैप्टन स्मिथ और शिप आर्किटेक्चर उस जगह पर जाते हैं जहां जहाज़ का टकराव हुआ होता है, और वो देखकर ये रियलाइज़ करते हैं जिस शिप को कि अभी तक अनसिंकेबल कहा जा रहा था वो आने वाले कुछ घंटों में डूब जाएगी। और ऐसे ही रैबिट्स टूटने की वजह से जहाज़ के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो जाता है, मगर अभी भी काफ़ी उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया था, अगर उसमें 3 फ्लोर्स में भी पानी भर जाता टाइटैनिक जब भी नहीं डूबती, मगर अनफॉर्चुनेटली पानी 3 फ्लोर से ऊपर तक के आ गया था। फिर इतने में कैप्टन स्मिथ एक ऑफिसर्स को ऑर्डर देते हैं कि रेडियो स्टेशन के ज़रिए इमरजेंसी वार्निंग सेंड करो ताकि आसपास कोई शिप हो तो हमें बचाने आ सके। फिर रेडियो ऑपरेटर लगातार एक के बाद एक वार्निंग सेंड करता रहता है, मगर आधे घंटे तक की कोई रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा था। और इस बात की खबर जब रेडियो ऑपरेटर कैप्टन स्मिथ को जाकर देता है, तो कैप्टन स्मिथ शिप का माहौल देखकर लाइफ बोट्स के ज़रिए पैसेंजर्स को आहिस्ता आहिस्ता उतारना शुरू कर देते हैं। फिर इतने में रेडियो सिग्नल के ज़रिए आरएमएस कार्पेथिया का रिस्पॉन्स आता है, जो कि सेम अटलांटिक ओशियन पर मौजूद थी, मगर प्रॉब्लम ये थी कि वो करीब होकर भी दूर। आरएमएस कार्पेथिया अगर अपनी टॉप स्पीड पर भी चलती तो वो 3.5 घंटों में पहुंच पाती, मगर क्या टाइटैनिक 3.5 घंटों में बच पाएगी? और टाइटैनिक की सबसे बड़ी गलती ये बताई जाती है कि जहाज़ में सिर्फ 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, मगर कुछ गलतियों की वजह से उसमें
सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थीं, जिन लाइफ बोट्स में औरतों, बच्चों और फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को प्रायोरिटी दी गई। मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे जहाज़ के निचले हिस्से में पानी बढ़ता जा रहा था। फिर जब जहाज़ टिल्ट होने लगा तो पैसेंजर्स ने रियलाइज़ किया कि ये जहाज़ डूबने वाला है। फिर जहाज़ का माहौल पैनिक जैसा बन जाता है और पैसेंजर आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं लाइफ बोट्स में बैठने के लिए, जिसमें पैसेंजर थे 2240 और लाइफ बोट्स थी सिर्फ 20। अब इन लाइफ बोट्स में सिर्फ 1200 पैसेंजर ही बैठ सकते थे। फिर आखिरी लाइफ बोट जब अटलांटिक ओशियन पे उतारी गई तो पीछे रह जाते हैं चंद पैसेंजर्स और अगले ही लम्हे टाइटैनिक में पानी बढ़ने की वजह से टाइटैनिक दो हिस्सों में टूट जाता है और अगले 2 घंटों में टाइटैनिक पूरी तरह समंदर में बसा जाता है और बाकी 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूब के मर जाते हैं। और आप लोगों को एक बात बताता हुआ चलूँ कि उस वक्त पानी का टेम्परेचर अराउंड -2 के दरमियान था, जिस टेम्परेचर में आम इंसान की भी कुछ मिनटों में मौत हो जाती है। फिर फाइनली आरएमएस कारपेथिया उस जगह पर पहुंच जाती है और सिर्फ उन पैसेंजर्स को बचा लेती है जो कि लाइफ बोट्स में अटलांटिक ओशन में मौजूद थे। आपको बताता हुआ चलूं, अगर ये गलतियां नहीं की जाती तो शायद ये जहाज़ एक वाकई अनसिंकेबल जहाज़ कहलाता, जैसे कि लाइफ बोट्स का नहीं होना, वार्निंग रिसीव ना करना, दूरबीन का नहीं होना और तो और ड्रिल ना करवाना, स्टील रैबिट्स के बजाय कास्ट आयरन इंस्टॉल करवाना, जिस वजह से टाइटैनिक को अपनी गलतियों का पछतावा करना पड़ गया और 2 घंटे में पानी में डूब गया और समंदर में फंसा गया। और फिर जब 70 साल की मेहनत की रिसर्च के बाद रॉबर्ट बलार्ड ने जब टाइटैनिक के मलबे को जाकर देखा तो उधर सिर्फ अगला हिस्सा पाया गया, मगर पिछला हिस्सा 200 फीट की दूरी पर क्यों था। और ये कहा जाता है कि आने वाले कुछ सालों में समंदर टाइटैनिक को पूरी तरह अपने अंदर बसा लेगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।